Hi guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering second sample test paper. So I have started a sample test paper series where I will be uploading the sample tests of class 9th on every Sunday at 9 a.m. So you guys can check it out for your practice. So this is the second sample test paper. I have already uploaded a sample test paper. You can see on the channel itself or in the playlist. Okay. So as we know that the structure of the paper is, we will have first 20 questions as for 1 markers and in the form of MCQs. So the first question is the coefficient of y in the linear equation. हमारे को y का कोफिशिएंट बताना है. ये हमारे को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको इस पूरी लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, लास्ट तक पहुंचना है जहाँ तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और फिर ही आपको आंसर बताना है. आप यहाँ से डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इसका जो है कोफिशिएंट -4 है, नहीं. ऑल्दो वो ऑप्शन में है और आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पर हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 10y - 20 + 3x - 4y - 7 = 0. अब 10y - 4y सिंपली 6y, फिर -20 और -7 हो जाएगा -27 और 3x एज इट इज़. अब हमें पता है कि y का, अब बताओ कोफिशिएंट क्या है, 6. इससे ज़्यादा हम इस इक्वेशन को और सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो अब हम बताएंगे कि y का कोफिशिएंट है 6, विच इज़ द करेक्ट आंसर. हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ √50 बतानी है. तो √50 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 और ये एक 5 को बाहर निकाल सकते हो तो 5√2 हो जाएगा. तो हमारा ये आंसर हो गया फाइनल. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, -3 फ्रॉम द x एक्सिस. तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, एक XY प्लेन बनाएंगे और उसमें हम -4, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3. तो -4, 3 हमारा एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे को इसके बीच का डिस्टेंस बताना है. तो अब आप ध्यान से देखो, फ्रॉम द एक्स एक्सिस पूछा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस. तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये क्लियरली 3 यूनिट्स हैं. तो आप प्लीज़ याद रखना कि आंसर -3 या 4 नहीं है, 3 है, क्योंकि हमारे को ये डिस्टेंस बताना है. अगर हमारे को ये डिस्टेंस बताना होता, यानी y एक्सिस से डिस्टेंस बताना होता, तो उस केस में हम ये बताते कि ये 4 है. ठीक है, और डिस्टेंस है इसीलिए हमेशा वो प्लस में होता है. -3 डिस्टेंस कभी हमने सुना नहीं है, तो इसलिए हम इसको 3 बोलेंगे. नेक्स्ट चीज़ क्या है, इन ट्राइंगल ABC, AB = BC, एंगल B की वैल्यू दे रखी है, हमारे को C की वैल्यू निकालनी है. अब ट्राइंगल ABC जिसमें AB = AC हमारे को गिवन है. हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होगा. मतलब AC का ऑपोजिट एंगल हो गया B और AB का ऑपोजिट एंगल हो गया C. तो यानी ये दोनों इक्वल हैं, यानी B = C. और आपको बोल रखा है कि ये जो B है ये 40 डिग्रीज है, तो यानी एंगल C भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री. अगर आपको एंगल A पूछा होता तो हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ, कैसे बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. तो ये 40 है, ये 40 है, तो यानी ये टोटल हो गया 80. इन ऑर्डर टू बी 180, यानी कि एंगल A जो है वो होना चाहिए 100. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द ट्राइंगल मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आर शोन इन फिगर. व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रूव TOI. मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा. हमें पता है ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, फिर ये एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से. तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे को ये और ये इक्वल चाहिए होगा, तभी SAS बनेगा. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साइड एंगल साइड के लिए हमारे को TO = OS होना चाहिए, तभी हो पाएगा. वरना और कोई S बन चुका है, A बन चुका है, अब हम और कोई और नहीं है, हमारे को SAS ही चाहिए, इसलिए हमने ये वाले सही किया. नेक्स्ट चीज़ क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. ये तो आपको पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स आपको याद करने पड़ेंगे यूक्लिड के. द CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज, हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 3πr² होता है. ठीक है, तो हमारे से यहाँ पे CSA पूछा है. द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब इसकी डिग्री क्या होता है, द हाइएस्ट. व्हाट इज द डिग्री, हाइएस्ट पावर. इसमें हाइएस्ट पावर 4 है. प्लीज़ आप
जल्दबाजी में 4x³ देख के 3 मत लिखाना। सबसे हाईएस्ट पावर चाहे जैसे भी फॉर्म में लिखा हो, हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन की इस एक्सप्रेशन की हमारे को पता है कि 4 ही है, तो इसलिए 4। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाएगा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव द सेम, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल की सेम सेंटर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इसमें x और y दोनों है, इसमें x और y दोनों है, इसमें x और y दोनों है, तो इसमें सिर्फ x है, इसलिए ये वाला हो जाएगा। द रिफ्लेक्स ऑफ 96 डिग्रीज, तो हमें पता है रिफ्लेक्स क्या होता है, 360 माइनस द एंगल, यानी कि 360 माइनस 96 विच इज इक्वल टू 264, तो इसलिए ये वाला आंसर। द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 4x² इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इसको हम क्या करेंगे, एंड xy की भी वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर निकालेंगे, तभी हमारे पास 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर निकालेंगे, तभी हमारे पास पिक्चर में 9x² और 4y² आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 4y² और 2ab होता है, यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 2y विच इज इक्वल टू 12xy, और वो हो जाएगा 144। 9x² प्लस 4y² प्लस 12 और xy की जगह हम क्या लिख देंगे, 6, क्योंकि हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल टू 144, और हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 72, तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर थ्योरम्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको यूक्लिड से याद ही करने पड़ेंगे, जो पोस्टुलेट्स हो गए, एक्सियम्स हो गए, उसकी जो थ्योरी है उसके लिए आपको उसी को चैप्टर को करना पड़ेगा। द रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म व्हेन डिवाइडेड बाय t प्लस 1, तो हमें बाय रिमाइंडर थ्योरम पता है कि हम t प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, हमारी t की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर मैं इसमें -1 t की जगह जहाँ जहाँ मुझे t दिख रहा है मैं वहाँ वहाँ -1 डालूंगी, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज़ द रिमाइंडर विच वी विल गेट अगर हम ये वाली टर्म को t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे को g, इसको मैंने लेट कर दिया कि ये g ऑफ t है, तो g ऑफ t में अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, -1 जो हम यहाँ से लेंगे इक्वल टू 0 करके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -10, तो हमारा रिमाइंडर होगा माइनस। ओके, नाउ कमिंग टू 15th क्वेश्चन विच सेज दैट वी हैव टू एक्सप्रेस 0.99999 इन p/q फॉर्म। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हम x ले लेंगे 0.99999, फिर हम 10x को लेंगे 9.99999, और हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हो गया 9x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली 9 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये एक्सप्रेशन दे रखे, वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 5, यानी कि 2x इक्वल टू हो जाएगा 8, और x की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, सबसे पहली बात लीनियर इक्वेशन है वो इम्पॉर्टेंट है इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 हो गया, या कुछ भी होता, तो हमें पता है हमने उसको हम स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, वो कैसी भी स्ट्रेट लाइन होती है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई, या वो अपवर्ड हो गई, या कांस्टेंट भी आती है, तो इसलिए हम उसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, क्योंकि लीनियर वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एल्टीट्यूड ऑफ a यूनिट्स, ठीक है। अब हमारे को बताना है इसका एरिया का क्या होगा, जिसका a यूनिट्स हमारे को पता है ये चीज़ है। तो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो नीचे बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये a है और ये पूरी साइड x थी, तो ये x/2 हो जाएगी और ये x हो जाएगी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये राइट एंगल, हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया था। अच्छा, काफ़ी बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि ये जो BC है वो CD के क्यों इक्वल है, हम साइड्स क्यों बोल रहे हैं कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमें पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है यहाँ पे सॉरी, ये हमें RHS वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल याद है कि ये 90 डिग्री हो गया दोनों में R, देन हमारा H यानी AB इज इक्वल टू AD है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और S यानी कि ये जो AC साइड है दैट इज कॉमन, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और BC इज इक्वल टू CD हो गया। तो इसका मतलब बाय CPCT BC इज इक्वल टू CD हो गया, इसलिए ये जो हम बोलते हैं कि अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस।
तो अब उसके बाद अगर ये पूरी साइड x है तो ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा x/2 और ये भी x होगा और ये भी x होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर उसके बाद हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे ये 90 है, तो हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम a² + x/2² = x², और वहाँ से हमने x की एक वैल्यू निकाल ली। अब आप लोग क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं, या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो जो मैंने यहाँ लगाया, या फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हो। तो 1/2 बेस क्या है x विच इज 2a/√3 और हाइट क्या है, हाइट हमें पता है a हमें दे रखी है, तो ये 2 से 2 गया और हमारा क्या आ गया a² / और इसको थोड़ा सा अगर हम रैशनलाइज कर दे √3 से √3 मतलब मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर क्या आ जाएगा √3a²/3, है ना। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उस टाइम पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं आ रहा या कुछ भी है, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये वाला भी पार्ट यूज़ कर सकते हो, वरना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो वेल एंड गुड, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब 19th और 20th क्वेश्चन हमें पता है कि वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ए पार्ट चार ऑप्शंस हैं, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट रीजनिंग दे रहा है, या फिर असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू पर रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन जो वो दे रहा है, या असर्शन ट्रू है बट रीजन सही नहीं है, फॉल्स है, या फिर असर्शन ही फॉल्स हो गया और रीजन ट्रू है, कुछ भी हो सकता है। इन चार में से हमने चूज करना है। तो सबसे पहला क्या हो गया, the equation 2x + 3y = 5 has a unique solution। क्या एक लाइन की यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। क्या पता अगर हम x को 0 मान ले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, 0,5/3 एक आंसर हो गया। अगर अगर हम y को 0 बोल दे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, तो एक मेरा 5/2, 0 भी हो गया। तो देयर कैन बी, अभी मैंने आपको दो ही एग्जांपल्स दे दिए, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सच सॉल्यूशंस, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, अगर दो दिए होते तो उसके यूनिक कह सकते हैं, बट एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा असर्शन इज ट्रू ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, असर्शन इज ट्रू ये भी नहीं हो सकता, असर्शन इज ट्रू ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन क्या है डी। तो पढ़ लेते हैं, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये सही है कि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया ये वाला यानी कि फोर्थ। फिर द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी इंटीजर इज नॉट इरेशनल, मतलब हर एक इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल होता है? नहीं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, स्क्वायर रूट 7, नहीं, उसका तो जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा 7 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा √7 दैट इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। देयर आर सो मेनी नंबर्स जिनका रूट जो है वो इरेशनल निकल के आएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया। अगेन 1, 2, 3 वाले पार्ट्स नहीं हो सकते। द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 विच इज अ रैशनल नंबर, ये सही है। अगर इस स्टेटमेंट को आप अकेले में पढ़ोगे कि रूट जो स्क्वायर रूट 4 होता है वो 2 होता है, जो कि जो रैशनल नंबर है, तो इसलिए अगेन फोर्थ, इन दोनों के ऑप्शंस क्या हैं, फोर्थ। ओके, नाउ द 21st क्वेश्चन सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, हमारे को वॉल्यूम दे रखा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द कोन, हमारे को डायमीटर भी दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अब इसके लिए जो सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपको कोन की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, विच इज़ 1/3 πr²h। r इज़ द रेडियस ऑफ द कोन और h इज़ द हाइट ऑफ द कोन। तो हमारे को r दे रखा है विच इज़ डायमीटर दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस हो जाएगा 14। तो हमें पता है 1/3 × 22/7 × r² यानी 14 × 14 × h हमें नहीं दे रखा, तो इसलिए हमने एज इट इज़ रख दिया और 9856 हो गया। और अब बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना विद योर कैलकुलेशन की h की वैल्यू आ गई 48। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर, अगर ये जो ABCD है वो स्क्वायर है, देन फाइंड इज अ स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे को 105 दे रखा है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन दिखाने आना, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। तो अब आपको यहाँ पे दे रखा है, हमें पता है कि बाय
सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये अगर 105 है इस लाइन पे, टोटल जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 180 होगा, तो ये 105 है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए 75, ताकि वो लीनियर पेयर के थ्रू ये हो गया 75, ठीक है। अब दूसरी बात, द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल, यहाँ जो डायगनल होते हैं स्क्वायर के वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये वाला एंगल 45 होगा, ये वाला एंगल 45 होगा, ये 75 है, ये 45 है, तो हमारा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 75 + 45 + x = 180, और यानी x की वैल्यू आ जाएगी 160, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड द हेमिस्फेयर आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने आना, ठीक है। मैं अब सॉल्यूशन दिखा रही हूँ आपको। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड हेमिस्फेयर आपको दे रखा है कि इक्वल है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², और हेमिस्फेयर का होता है टोटल सरफेस एरिया 3πr²। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने स्फेयर के लिए कैपिटल R² यूज़ किया और इसके लिए स्मॉल r² यूज़ किया है, क्योंकि हमें ये कहीं पे भी नहीं बोला कि रेडियसेस इक्वल हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कैपिटल अलग से डिनोट कर रहे हैं। आप लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि ये हो जाएगा 4πx² और ये हो जाएगा 3π लेट्स से y², जैसे आपको ठीक लगे। बस मुझे यह नोट कराना था कि ये कैपिटल R² है, ये स्मॉल r² है, ये इक्वल नहीं है, ये याद रखना। बस इनके टोटल वॉल्यूम्स इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको इक्वेट कर देंगे वॉल्यूम्स को, और हमारी ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया दैट कैपिटल R यानी कि स्फेयर का रेडियस अपॉन हेमिस्फेयर का रेडियस इज इक्वल टू √3/2। अब हमारे को क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर का वॉल्यूम होता है 4πr³ और हेमिस्फेयर का होता है 2πr³, ठीक है। तो हमने फिर से वही इसका रेशियो निकालने की कोशिश की, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 सा हो गया और ये 2, तो ऊपर आ गया 2, ये पाई से पाई कट गया, कैपिटल R³ अपॉन में स्मॉल r³, और ये हमारे को कैपिटल R अपॉन स्मॉल r हमारे को ये एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा √3/2, यानी कि √3 का क्यूब जो होता है 3√3 और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो गया 1 सा और ये हो गया 4 सा, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। Okay, now coming to 23rd question, which says that if A, B and C are the sides of the triangle and S is the semi-perimeter, यानी S की वैल्यू क्या है, A + B + C / 2, then what is the value, हमें इस चीज़ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को एक्सपैंड करेंगे। हमें पता है कि A - B का होल स्क्वायर जो होता है A² + B² - 2AB होता है, तो यानी कि S² + A² - 2AS, फिर यहाँ से आएगा S² + B² - 2SB, और यहाँ से आएगा S² + C² - 2SC, ठीक है। अब उसके बाद हम ये S² बन जाएगा 3S², ये A², B² और ये C² एक साथ क्लब हो गया और साइड में आ गया -2S, अगर हम कॉमन लेंगे तो A + B + C, ठीक है। अब हमें पता है कि A + B + C / 2 होता है S, तो यानी A + B + C हो जाएगा 2S, तो इसलिए इस टर्म की जगह हमने लिख दिया 2S। अब ये हो जाएगा 3S² + A² + B² + C² - 4S², ठीक है। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके हो जाएगी -S²। अब आप S की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, A + B + C / 2, तो हमने वही सब्सटीट्यूट किया है, और उसके बाद A + B + C / 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि A + B + C होल स्क्वायर / 4, और ये ऊपर वाली टर्म क्या होती है, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC, ठीक है। वही हमने एक्सपैंड कर दिया एंड देन सिंपल हमने एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर दिया लास्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ABC इज इक्वल टू AC, मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और 1 और 2 भी इक्वल है, विच यूक्लिड्स डू यू यूज़ टू प्रूव कि आपका 3 और 4 भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करना, एक बार खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखने आना। नाउ
मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला कि ये बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल इक्वल है और हमारा ये छोटे छोटे एंगल भी इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो हम क्या कहते हैं, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो भी इक्वल होता है। हमने वो यूज़ किया क्योंकि हमें पता है एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी है। उसमें से अगर मैं एंगल 4 और एंगल 1 और एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो मुझे एंगल 4 और एंगल 3 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमें बताना है कि फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है यूक्लिड का। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो ये यूक्लिड वाला चैप्टर मैंने पहले भी बोला था, इसको अच्छे से याद कर लेना, सारे एक्सियम्स और सारे पॉस्टुलेट्स। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन कैन बी मे बी ड्रॉन, दोनों यहाँ इतनी नहीं हो सकती है, आगे भी ड्रॉ की जा सकती, मतलब इसी में आगे भी ड्रॉ की जा सकती है। तो आप लोग देख सकते हो कि यूक्लिड से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से यूक्लिड करके जाना ताकि आपका रह ना जाए। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, how show that the line segment joining the midpoint of the triangle divided into four congruent triangles। तो वही आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ बट आई होप आप करके आ रहे हो। तो हमें क्या कहना है कि ये वाली जो ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल ABC है, और हमारे को क्या शो करना है कि ये जो मिड पॉइंट्स है यानी M, N और P, तो यहाँ पे एक फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल बन के आए हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि हमें पता है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज़ द लेट AB। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि क्योंकि आपको यहाँ पे ना ABC या MNP आपने खुद से अज्यूम किया, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये दिया नहीं था, ये जनरल स्टेटमेंट दी थी। तो आप क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कंसिडर अ ट्राइंगल ABC विद M, N एंड P आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। आपको पहले बताना होगा कि मैंने एक बड़ा ट्राइंगल लिया है ABC और उसके मिड पॉइंट्स लिए हैं MN और P। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन जेनरिक था। गिवन ऐसा भी हो सकता था कि क्वेश्चन में ही आपको दे रखा होता कि इफ़ द ट्राइंगल इज ABC एंड MN एंड P आर द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स एंड देन प्रूव सो एंड सो, तो ये अलग बात हो जाती। लेकिन यहाँ पे जेनरिक क्वेश्चन है, वो ABC या MNP के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन में कि वी आर कंसिडरिंग अ ट्राइंगल ABC विद MN एंड P एज द मिड पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा, अब हमारे को पता है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें पता है दैट MN will be parallel to BC and MN will be half of BC, यानी MN किसकी इक्वल हो जाएगा, BP और PC के। क्यों ऐसा, क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यानी कि BP और PC हाफ हो जाएंगे BC के, और हमने बोला कि MN भी हाफ है BC का, तो इसलिए ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गई। सिमिलरली हम बोलेंगे कि ये AB और MPN में P इज़ द मिड पॉइंट इसका, N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यानी कि हमारा AB इज़ पैरेलल टू PN और PN इज़ हाफ ऑफ AB, यानी PN इज़ इक्वल टू AM और PN। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ये वाली टर्म इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ये BP और PC के इक्वल है, और AN और NC किसके इक्वल हो जाएगा, MP के, क्योंकि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो MN इज़ हाफ ऑफ AC और MN इज़ इक्वल टू AN और NC। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अब मैं आपको एक ट्राइंगल कंसिडर करके चलते हैं कि अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लें, ठीक है, अभी मैंने बोला BM इज़ इक्वल टू PN, हाँ हो गया,
उसके बाद हमने क्या बोला कि एम एन इज़ इक्वल टू बी पी, ये भी अभी हमने प्रूव किया, और ये वाला ट्राइंगल जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, बाय एस 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 ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो बाय एस एस एस। कैसे? क्योंकि ये वाला साइड जो है ये वाली साइड के इक्वल है, अभी प्रूफ किया। ये वाली साइड एम एन इज इक्वल टू पी सी, ये भी प्रूफ किया, और ये कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। और फिर हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, एम पी इज इक्वल टू ए एन, और ए एम एन कॉमन हो गया, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो 3 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द सेम ट्राइंगल, यानी कि ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है और इस 4th ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हेंस प्रूफ कि दीज 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, आई होप मैंने आपको समझा दिया वो अच्छे से, और ये पूरी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो एक बार आप आराम से पढ़ भी लेना। ओके, नाउ कमिंग टू 27th क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि अगर आपको p की वैल्यू दे रखी है तो हमें 1 माइनस पी अपॉन में p का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या बोल सकते हैं कि 1 अपॉन में इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 1 बाई पी माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 बाई पी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर p के है तो 1 बाई पी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 5 माइनस 2√6, और इसको सबसे पहले हमें रैशनलाइज करना होगा। और इसका मतलब अगर आपको a माइनस बी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी और a प्लस बी से डिवाइड भी। तो ये a माइनस बी दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर विच इज़ 24। तो 25 माइनस 24 हो गया 1। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है, 1 बाई पी माइनस 1, तो यानी कि ये रहा 1 बाई पी और ये रहा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि 5 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 2√6। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 2√6 यानी कि 2√6, 4 इंटू 6 हो जाएगा यानी कि 24, और 2ab यानी कि 2ab विच इज़ 2 इंटू 4 विच इज़ 8, 8 इंटू 2 इज 16√6, तो यानी 16√6। तो 16 प्लस 24 हो जाएगा 40, और फिर प्लस 16√6। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट निकालना है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट्स आर ए बी और सी एंड विच लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, एक बार क्वेश्चन को आराम से, फिर सॉल्यूशन को देखने आना। ठीक है, अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 1,2 ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 1,2 यानी यहाँ पे लाई करेगा, ये रहा 1 और ये रहा 2, तो यानी 1,2 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद -2,3, तो -2,3 देखो ये रहा 1 2 और 3, ये रहा 3 एंड -2,3 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा विच इज़ पॉइंट बी, और -2,1 -1 विल बी दिस पॉइंट विच इज़ सी। ठीक है, नाउ वी नो दैट 1,2 पॉजिटिव विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर नेगेटिव पॉजिटिव विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और फिर यहाँ से भी नेगेटिव और यहाँ से भी नेगेटिव विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब उसके बाद नो 2 पॉइंट्स विल लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट में है, ये सेकेंड में है, ये थर्ड में है, तो इसलिए कोई सेम क्वाड्रेंट में तो नहीं है। पर अगर हम ये देखें कि ये वाले जो बी एंड सी पॉइंट्स हैं दे लाई अलोंग द सेम लाइन, जो कि कौन सी है, ये वाली है ना, विच इज़ x इज इक्वल टू -2 वाली जो लाइन है उसमें उसके अलोंग ये भी पॉइंट रहता है और ये वाला पॉइंट भी रहता है। इट्स जस्ट क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है। ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट 2, हमें 2 पे निकालना है। ठीक है, अब वही है, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने आना, मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि जी ऑफ एक्स एट 2 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 2 डालते जाओगे, तो यानी 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 हो गया। 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 इंटू 2 होता है 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 हो गया 10 माइनस 10 यानी कि 0। अब पी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 विच इज़ 4 प्लस 9 यानी कि 13। हमें क्या निकालना है, 0 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू माइनस 13, मतलब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना था और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी। हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और जो है बी डी जो है डायगोनल है, और वो भी बी डी जो है वो भी बी और डी को बाइसेक्ट करता है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने आना। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले आपको बताए कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब हम अगर ये वाला ट्रायंगल ए डी सी और ये वाला ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करें, तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, और ए सी जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान से सॉरी, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, हम किसको बोलेंगे, ए बी सी, है ना। तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू ए बी, और किसी भी रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, मतलब सारी साइड्स इक्वल हो गई, वो स्क्वायर बन गया। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है वो जो डायगोनल बी डी है वो बी और डी को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो आप क्लियरली आप इधर ऐसे बोल सकते हो कि इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल, आप ऐसे भी बोल सकते हो, वरना आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करूँ, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करूँ, तो क्लियरली ये वाली जो साइड है 90-90 हो जाएगा, फिर ए डी इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैंने प्रूव कर रखा है इन ट्रायंगल डी ए बी और डी सी बी, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, और ए बी इज़ इक्वल टू डी सी, क्योंकि रेक्टेंगल पहले था तो यानी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी और फिर हमने स्क्वायर भी प्रूफ कर दिया था, तो सारी साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ट्रायंगल डी ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, और डी ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल्स आर that angle ADB is equal to angle CDB and angle ABD is equal to angle DBC by CBCD। तो इसका मतलब जो है वो डायगोनल्स जो BD है that bisects the angle B and D respectively. Okay. Now the next question is, the thickness of wooden hemispherical bowl is 1.4 centimeter and the inner radius is 3.5 centimeter. Harpreet wants to paint completely, ठीक है, completely important word है, find the total surface area to be painted and how much of the liquid can hold in liters। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखने आना, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। उससे पहले याद रखना हमें दो चीज़ निकालनी है, एक टोटल सरफेस एरिया उस फिगर की कम्प्लीटली, और दूसरा वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर आप याद रखना
कि जैसे ये कटोरी है, आपको उसके अंदर भी पेंट करना है, उसके बाहर भी पेंट करना है, और क्योंकि थिकनेस है उसकी कुछ, तो यानी जो उसकी जो रिम होती है, मतलब जैसे आई कैन नॉट ड्रॉ अ 3D फिगर हेयर, पर जैसे ये एक कटोरी है तो इसकी जो ये ऊपर वाली रिम होगी हमें इसे भी पेंट करना है, क्योंकि हेमिस्फीयर में ये वाला पार्ट दिखता नहीं है, ठीक है। तो यानी सिर्फ ये वाला ऊपर जो ये जो दोनों के डिफरेंस रिम की हो गया, हमें उसे भी पेंट करना है। तो 3 जगह हमें पेंट करना है। तो इसका मतलब अगर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πr² और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πR², क्योंकि इनकी आर डिफरेंट है। और रिम का रेडियस क्या हो जाएगा, जैसे ये छोटा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है, तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटा वाले सर्कल का एरिया विल बी ये बीच का एरिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमें क्या क्या ऐड करना है 2πr², यानी कि अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो हमें रिम को कलर करना है। तो वही अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2πr² माइनस πr² यानी कि πr² बच जाएगा, और 2πR² प्लस πR² यानी कि 3πR² बच गया। तो मुझे ये कवर करना है, ठीक है। नाउ हम लोग सिंपली आर जो है इनर आपको दे रखा था, द थिकनेस द इनर रेडियस आपको दे रखा था 3.5, तो वहाँ पे तो वो आ गया। और क्योंकि देखो ये सर्कल है और ये बाहर वाला है, ठीक है, सॉरी मेरा सर्कल थोड़ा सही नहीं बना, पर अगर ये 3.5 है और ये थिकनेस जो है 1.4 की है, तो ये पूरा जो रेडियस है बाहर वाले का वो क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 1.4 यानी कि 4.9। तो हमने R² की जगह हमने 4.9 सब्सटीट्यूट कर दिया, और फिर तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन निकाल के हम लोग अपना TS से निकाल सकते हैं। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2πR³। ये याद रखना, यहाँ पे स्मॉल r³ आता है, क्योंकि आप क्या होल्ड कर सकते हो वो एक्चुअली में अंदर वाले रेडियस के हिसाब से डिपेंड करता है। बाहर वाले रेडियस तो सिर्फ थिकनेस, और थिकनेस में कुछ होल्ड कर नहीं पाते हो, वो तो बस एक शो पीस की तरह होते हैं या थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए होती है, बट एक्चुअली आप होल्ड अंदर वाले रेडियस के हिसाब से करते हो। तो यानी कि हम इसलिए अंदर वाला रेडियस 3.5, 3.5 और 3.5 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और ये हमारी वॉल्यूम आ गया। लेकिन इन सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में हमसे लीटर में पूछा गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 0.001 लीटर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसलिए हमने इस सेंटीमीटर क्यूब को इंटू 0.001 कर दिया, और हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, यानी सैम्पल पेपर का 32nd क्वेश्चन, कि प्रूव करना है दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी साइक्लिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा लेट से कि ये एक सर्कल है विद ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड AP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, BQ is the angle bisector of B, CQ is the angle bisector of C, और DP is the angle bisector of angle D। तो हमें प्रूफ करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना वो भी साइक्लिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल मैं इसको या तो आप चलो मैं आपको पूरा ही बोल देती हूँ, PAD यानी ये वाला एंगल प्लस PDA यानी ये वाला एंगल, और लास्ट में थर्ड P एंगल जो है, इन तीनों का सम क्या है 180, क्योंकि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। फिर उसके बाद दिस एंगल विच इज़ QCB प्लस CBQ ये वाला एंगल, और फिर प्लस एंगल Q जो है इसका सम क्या है 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो यानी कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने पहले बोली, फिर ये हो गई दूसरी इक्वेशन जो मैंने अभी बोली थी, तो इन दोनों का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा 360 ऑन द RHS, और ये बड़ा सा एक्सप्रेशन ऑन द LHS। अब लेकिन आप ध्यान से देखो तो आपका जो PAD है ये वाला एंगल प्लस आपका जो PAD
और ए डी पी है, फिर ये वाला जो एंगल आ रहा है क्यू सी बी एंड क्यू बी सी जो है, दीज आर नथिंग बट हाफ ऑफ, ये एंगल क्या, हाफ ऑफ एंगल ए, ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल बी, ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी, और ये है हाफ ऑफ एंगल डी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स थे। तो यानी कि ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये क्या है 180 क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बी प्लस डी क्या हो जाएगा 180 क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डिवाइड बाय 2, तो टोटल क्या हो गया 180। तो यानी कि अब आप लोग क्या कर सकते हो, हमने कौन कौन से एंगल्स यूज़ कर लिए इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब आपका ये वाला एंगल चला गया, 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 तो बचा क्या, क्यू प्लस आर ही बच गया। तो आप क्या कह सकते हो कि टोटल अगर सम 360 था, उनमें से इन चार का सम अगर 180 है, तो बचे हुए दो एंगल क्यू प्लस पी का सम क्या होगा 180। तो यानी कि ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया 180। और क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर इन दोनों का सम 180 है, तो ऑब्वियसली आर और एस का सम भी 180 हो जाएगा। तो हेंस प्रूफ्ड दैट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। तो यानी कि हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें ये दे रखा है और हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने आना। अब हमें ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म और ये हो जाएगी थर्ड टर्म। ठीक है, तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म और दिस इज़ द थर्ड टर्म। अभी हम सॉल्व करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 7√3 अपॉन में 10 प्लस रूट 3 दे रखा है, तो a प्लस बी दे रखा है, तो हम a माइनस बी से डिवाइड भी करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 माइनस 3 हो गया 7, और ऊपर क्या है 7√3 इंटू ए माइनस बी। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 आया तो ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा और √3 अंदर जाएगा तो √30 माइनस 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब आप सेकेंड टर्म को कंसिडर करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5। तो रूट्स a प्लस बी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी और a माइनस बी से डिवाइड भी। तो अब आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 5 विच इज़ 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो 2√5 इंटू √6 यानी कि 2√30 हो जाएगा, और 2√5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, ये टर्म हो गई 5 और 5 इंटू 2 हो गया 10। तो ये हमारी ये सेकेंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म क्या थी, 3√2 अपॉन √15 प्लस √3 ठीक है, a प्लस बी दे रखा है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर तो 15 होता है और 3√2 का यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो यानी यहाँ पे आ गया 18 और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -3। तो ये -3 और ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा √2 इंटू ए माइनस बी अपॉन में ये -1 क्योंकि -3 था। अब देखो हमारे को क्या है फर्स्ट टर्म यानी कि ये वाली टर्म माइनस द सेकेंड टर्म और फिर माइनस द थर्ड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस द सेकेंड टर्म आ गई, और देखो क्योंकि माइनस था और इस टर्म के पास ऑलरेडी एक माइनस था तो वो कैंसिल होके प्लस बन गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो √30 माइनस 3 यहाँ पे आ गया, ये माइनस खोलेगा तो -2√30 प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस √30 माइनस 6 हो जाएगा। तो देखो -2√30 प्लस √30 और प्लस √30 ये तो कैंसिल हो गया और बचा क्या -3 प्लस 10 माइनस 6 यानी कि 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है 34th क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x माइनस 5y माइनस 4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 12x माइनस 20y और 16 आपको दे रखा है। ठीक है, अब आप इसको 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर
25y² क्या लिख सकते हो, -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे -5 है इसलिए -5 का होल स्क्वायर। और 16 क्योंकि यहाँ पे -4 था तो 16 को भी सिमेट्री के लिए मैंने -4 का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर नाउ दिस टर्म इज -15 इंटू 3x। फिर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 12x माइनस ऑफ 3x इंटू -4y। और फिर हम सिमिलरली 20y को भी लिख देंगे। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू a² b² c² माइनस ab, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस बाहर लिया है, -bc माइनस ac, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है वो बनती है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो a³ यानी 3x का क्यूब, b³ यानी -5 का क्यूब, फिर उसके बाद c³ यानी -4 का क्यूब, फिर -3 इंटू a है हमारा 3x, b है -5y और c है -4, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और उस टाइम पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये आइडेंटिटी आपको क्लिक करे। Now the next question is, a triangular park ABC has the sides in ratio 12, 17 and 25 और perimeter दे रखा है, find हमारे को area करना है और the length of the altitude corresponding to the long। Okay, now the solution is कि हमें पता है कि let the sides be 12x, 17x और 25x। ठीक है, अब हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 10 और द साइड्स क्या हो जाएगी 12 इंटू 10, क्योंकि 12x थी तो 120, 17x यानी 17 इंटू 10 170, 25x यानी 25 इंटू 10 250। अब हाँ, सेमी पेरीमीटर एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 540, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो 540 है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 270, और ये होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। तो इसमें जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे हमारी एरिया आ जाएगी 3000√3। और हमें क्या निकालना था, फाइंड द हाइट, find the area of the park and the length of the altitude corresponding to the longest side। ये हमेशा याद रखना कि अगर longest side, find the altitude corresponding to the longest side, यानी हम किसका निकालेंगे, 250 का altitude निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि एरिया क्या होता है 1/2 इंटू 250 इंटू h विल बी इक्वल टू 3000√3, और यहाँ से हम h की यहाँ पे हो जाएगा 125 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000√3 डिवाइड बाय 125। तो 525 और हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 600, फिर एक और 25 यानी 5 और ये हो जाएगा 120, और फिर एक और 5 यानी कि 24। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 24√3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 250 सेंटीमीटर विच इज़ हाईएस्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। जो सबसे छोटी साइड होगी उसका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकल के आएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी साइड है 120, तो हम अगर 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो वो सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड निकल के आएगा। यहाँ पे आप चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो इसके साथ। तो अगर लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है तो सबसे शॉर्टेस्ट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग निकल के आएगा। जो सबसे शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा गया है तो वो लॉन्गेस्ट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछ के आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड कि आप लोग आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड से आता है, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से आता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली पूछा था कि लॉन्गेस्ट साइड का ऑल्टीट्यूड, तो इसलिए हमने ये दे दिया। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अनिल इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन न्यू दिल्ली एंड हमें उन्होंने बोला है कि आफ्टर पीरियोडिक टेस्ट 3 ही कलेक्टेड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 2 हैं और जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 59 है और लोएस्ट 2 हैं। ही प्रिपेयर्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ड्रॉज अ हिस्टोग्राम। और हमारे को क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स who scored मतलब how many students score 50% and above, what is the total number of students, and हमें रेंज बतानी है। ठीक है, तो मैं
आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करना, फिर सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करना और फिर देखने आना। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। सो बेसिकली है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें विड्थ निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस क्लास का क्या है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो सबकी सेम विड्थ है विच इज़ 10। ठीक है, विड्थ क्या होती है, अपर माइनस लोअर। तो यानी 10 माइनस 0 ले लोगे तो वो भी 10 है, 20 माइनस 10 10 है, 30 माइनस 20 10 है, 40 माइनस 30 10 है, 50 माइनस 40 10 है, 60 माइनस 50 10 है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 50% एंड अबव। अगर 60 मार्क्स का पेपर था तो 50% एंड अबव का मतलब है किसके 30 एंड अबव आए होंगे। तो देखो 30 से 40 वाली रेंज में कितने बच्चे हैं, 18। तो ये हो गया 18। फिर 40 से 50 वाले के कितने, सॉरी 16। फिर 40 से 50 वाले में कितने हैं, 8। और 50 से 60 वाले में कितने हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, ये 16 था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 30 मार्क्स इज 26। फिर व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 10 से 20 वाली रेंज में आ रहे हैं 2, 10 से 0 से 10 के बीच में है 2, 10 से 20 के बीच में है 10, 20 से 30 के बीच में है 20, 30 से 40 के बीच में है 16, 40 से 50 के बीच में है 8 एंड 50 से 6 के बीच में है 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 58। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।